तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे, हमें यस से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक एक ईंट से क्या होता है, घर बनता है कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर्स? बाजू वाले रूम वाले बोलेंगे नहीं ये मेरा रूम, उस वाले रूम वाले बोलेंगे ये मेरा रूम, है कि नहीं? तो वो अपना प्रॉपर ट्रू रूम हम कब बोलेंगे? जब प्रॉपर बाउंड्री होगा। कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या बोर्ड एग्जाम दो, आसानी से कर पाओ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग। सो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो है हमारे बायोलॉजी का 11th क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक सिलेबस चैप्टर है। बहुत मजेदार चैप्टर है। देख सकते हैं चैप्टर क्या है। ये है हमारा चैप्टर का नाम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम कोई भी बोर्ड एग्जाम दे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, कुछ भी एग्जाम दे, इसके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। इससे हमेशा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो हमें तो पता है सेल क्या है। हाँ, सेल से हमारे बॉडी बना हुआ है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, इतना तो हमें पता है। यहाँ पे चैप्टर का नाम जो दिया गया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का यूनिट बोला जाता है। एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर या फंक्शन शुरू होता है कहाँ से? सेल से ही। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे, हमें यस से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर क्यों ना हम पढ़े, इसके जुड़े हुए सवाल या इससे जुड़े हुए टॉपिक हमें हमेशा मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, पहले जो मैंने वीडियो लाया था, वो वीडियो डायरेक्ट मैंने कॉन्सेप्ट समझा के दिया था। हाँ, ठीक है। बट लेकिन क्या हुआ, अगर मैंने ये चैप्टर के लिए एनसीईआरटी बुक खोला। क्यों खोला? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये इसके बारे में हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्या होगा, इजी होगा, और हम ज्यादा समझ पाएंगे, और ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम क्या कर पाएंगे, हमारे जो सवाल हमें मिलेंगे नीट एग्जाम में या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में, हमें क्या होगा, वो आसानी होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज जानते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है, व्हाट इज ए सेल। सो सेल, unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. So, हम ये भी पता है कि ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होता है या फिर मल्टीसेलुलर होता है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो देखते हैं। जो सेल होता है, सेल हमें दो तरीके का मिलता है। यूनिसेलुलर, यूनिस सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, दो तरीके का होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म का एक सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, लाइफ बना हुआ होता है। ठीक है, तो मतलब अपने लाइफ, जीवन जो है एक सेल से जुड़ा हुआ होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टीपल सेल एक साथ जुड़े हुए होते हैं। मल्टीपल सेल जुड़ के अलग अलग चीजें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, जैसे कि टिश्यूज फॉर्म करता है, ऑर्गन्स फॉर्म करता है, या फिर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है, और एक आखिरकार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें एनसीईआरटी बुक में जो हमें बोला गया कि क्या सेल क्या है, इट इज द सेल। अगर हम देखें, हेंस सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, सेल होता है। ये चीज मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, किससे? सेल से बना हुआ होता है। फंक्शन होता है कहाँ से? सेल से हुआ होता है। ठीक है, देखिए हमारे सामने हमारे जो घर होता है, घर का जो एक एक ईंट होता है, एक एक ईंट से क्या होता है, घर बनता है कि नहीं? तो उसी तरह हमारे बॉडी बनने के लिए जो एक एक ईंट चाहिए, वो ईंट हमें कौन देगा? वो देगा हमें सेल। तो अगर हम देखते हैं, तो क्या बोला गया कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है क्या? सेल होता है।
ठीक है, तो इससे हम ये चीज जान सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन अगर देना है तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीज सेल से बना हुआ होना चाहिए या फिर उस ऑर्गेनिज्म में सेल होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। देखो वायरस वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? बिकॉज वायरस डोंट हैव एनी सेल, वायरस के अंदर हमें सेल नहीं मिलता, इसीलिए उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं डालते। लेकिन बैक्टीरिया हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल से बना हुआ होता है, इसलिए बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें डेफिनेशन मिला। व्हाट इज द सेल? याद रखना, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बच्चों? ये हमने ऑलरेडी पहले छोटे क्लास में हमने पढ़े थे। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक ने जो खुद से ही क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी माइक्रोस्कोप से क्या सेल को देखा था और उसी ने सबसे पहले क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, बट दैट सेल इज द डेड सेल। डेड सेल था, लेकिन लिविंग सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने सबसे पहले देखा था? देखो एंटोनी वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। एक लाइव सेल को देखा और डिस्क्राइब किया था किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। लीवेनहुक ने सबसे पहले ये लाइव सेल को डिस्क्राइब किया था और देखा था। अगेन द रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है, याद करना है। ठीक है, कि सेल जो है, सेल जो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ओके, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ठीक है, लीवेनहुक ने लिविंग सेल डिस्क्राइब किया था। अगेन न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? ये लिविंग सेल को क्या किया था, न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये चीज हमें याद रखना है बच्चों। ठीक है, देखते हैं आगे हमें क्या बोला गया एनसीईआरटी में। आगे हमें क्या बोला गया? द सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? ये सेल थ्योरी दिया था ना स्लेडेन एंड स्वान। स्लेडेन एंड स्वान ने क्या किया था? ये सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, हम सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, देखते हैं। तो ये है स्वान और एक क्या है, मैथियस स्लेडिन। इन 1988 a German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. About the same time, Theodor Swan in 1939, a German geologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो दो जन साइंटिस्ट, दोनों ही जर्मनिस्ट, एक जर्मन बॉटनिस्ट और एक जर्मन जूलॉजिस्ट। जो बॉटनिस्ट था मैथियस स्लेडिन, जिसने 1838 में सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर क्या किया था, उसने रिसर्च किया था और प्लांट्स के ऊपर देखा कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अगेन उसी टाइम अराउंड 1839 स्वान ने, थियोडर स्वान ने जो जूलॉजिस्ट है, उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया था और एनिमल सेल को क्या किया था, एग्जामिन किया था। और उसने एक चीज देखा था कि एनिमल सेल के बाहर एक आउटर पतला सा लेयर होता है, जिस लेयर को आज के दिन में हम क्या जानते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, देन ये दोनों मिलके फिर क्या किया कि बोला था कि सेल से जुड़ते ही क्या होता है, टिश्यूज बनता है। और फिर आगे जाके इन दोनों ने मिलके क्या दिया, एक क्या दिया, थ्योरी दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं, जिसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं। और सेल थ्योरी में क्या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ होता है या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से, सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज द ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग पुराने सेल से ही क्या होता है,
बना हुआ होता है। ये 2 चीज़ हमेशा याद रखना जो होता है हमारा सेल थ्योरी, ठीक है? तो और ये सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लेडेन एंड स्वान ने, ओके? और इसके यहाँ पे और एक चीज़ हमें जानना है और एक जन साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने क्या बोला? द रुडोल्फ वर्चो इन 1855 first explained the cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells. That is called omnicelluli cellula. Omnicelluli cellula. क्या बोला जाता है? omnicelluli cellula मतलब ये एक सेल से ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बनता है। एक सेल ही डिवाइड होके नया सेल बनता है। ये किसने दिया था? वर्चो, रुडोल्फ वर्चो इन 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एंड उसने फाइनली क्या किया था? इसके बाद ही हमें सेल थ्योरी पूरा का पूरा सेल थ्योरी मिला था जो क्या है? दे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स आर arise from pre-existing cells। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है? तो ये सब चीजें मैंने जो तुम लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे ये एनसीईआरटी का जो लाइन में तुम लोगों को दे रहा हूँ ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे ना तो कोई भी एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस हमें छूट नहीं जाएगा, हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है? हमें स्टेटमेंट याद रखना है, हमें ये टॉपिक को याद रखना है और समझना है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देन द एन ओवरव्यू ऑफ सेल, तो सेल के बारे में ओवरव्यू दिया गया है। तो यहाँ पे देखियो अगर सेल जो होता है एक सेल के अंदर काफी सारी चीज रहता है और यहाँ पे हमको बोला गया कि सेल क्या होता है? सेल कई तरीके का होता है, मेनली 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर वन इज द यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम देखेंगे यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड द सेल्स इन एन ऑनियन पील एंड एन ह्यूमन चिक अंडर अंडर माइक्रोस्कोप, लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। अगर ऑनियन का सेल या हमारे ह्यूमन चिक का सेल्स लेके अगर चेक करें तो वहां पे हमें सेल्स दिखेंगे और सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें दिखेंगे इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बोला गया कि हमें यहाँ पे डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड और उसी तरह जिसको हम क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियस बोलते हैं, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सेल, सेल का सेंटर या मेन मैकेनिज्म जहां से कंट्रोल होता है सेल का, दैट इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमें दिखने को मिलेगा अगर हम एक सेल देखेंगे और इस सेल के अंदर ही न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स एंड व्हिच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो मतलब हमको यहाँ पे बोला गया कि अगर अगर हम सेल अगर देखें, सेल के अंदर हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है? सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलेगा? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलेगा क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। डीएनए हमें क्रोमोसोम्स के अंदर मिलेगा और क्रोमोसोम कहाँ पे? न्यूक्लियस में, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं और अगेन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड and semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। तो सेल के अंदर जो होता है सेमी लिक्विड और सेमी फ्लूइडिक सब्सटेंस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अगेन साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना वेयर द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जितने भी क्या होता है सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर जो फंक्शन होता है, काम होता है, वो काम किसके अंदर होता है? इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक है? समझ लो ये एक सेल है, ठीक है? तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और जिसके अंदर जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होता है, सेलुलर काम होता है, वो सब यहाँ पे इसके अंदर होता है। एंड वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल लिविंग स्टेट। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होता है जिसके वजह से वो सेल को जिंदा रखता है। मतलब सेल सेल क्या रहता है? जिंदा रहता है, ठीक है? And besides the nucleus, eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure like cell organelles like ER, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuoles, etc. But prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles। तो membrane-bound organelles क्या होता है? सेल के अंदर। तो उसके पहले organelles क्या है वो भी थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक है? देखते हैं, गौर करना बच्चों। तो हमें तो समझ लो ये एक सेल है,
सेल के यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे हमें मिलता है न्यूक्लियस। बाहर जो सेमी लिक्विड फ्लूइडिक सब्सटेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ गया। इसी साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या रहता है, जो ऑर्गेनेलिस रहता है, यहाँ पे जो सब्सटेंसेस रहता है ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस रहता है। कौन सा ऑर्गेनेलिस? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, ये सब रहता है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेलिस होता है, इस सेल ऑर्गेनेलिस, कुछ सेल ऑर्गेनेलिस होता है जिसके सराउंडिंग में क्या होता है, जो एक मेम्ब्रेन से कवर हुआ होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बाउंड्री से कवर हुआ होता है और उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। उसको हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। और जो मेम्ब्रेन के कवरिंग में नहीं रहता उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं बोलेंगे। तो क्या होता है, हमें एनसीईआरटी में बोला गया कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या रहता है, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस रहता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो उन सेल में ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं रहता। ठीक है, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है वो भी हम एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है तुम लोगों को। तो again, the ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic and prokaryotic. यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही ऐसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम क्या है, राइबोसोम रहता है। तो बच्चों अभी बहुतों को ये डाउट हुआ होगा कि सर ने अभी तक बताया नहीं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है। ठीक है, तो उसका ओवरव्यू एक बार दे देता हूँ। जो जो सेल होता है, सेल को हम मेनली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोट्स? कैरियोट्स कहां से आया? कैरियोट्स मींस द न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ द सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि द प्रोकैरियोटिक सेल्स दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, बट द यूकैरियोटिक सेल दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। इसका क्या रहता है? ट्रू न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस किसको बोलेंगे? अगर देख, हमने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है। क्या रहता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? डीएनए। तो डीएनए जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो अगर ये क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में अगर एक बाउंड्री हो, ठीक है, तो मान लो बाउंड्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। समझ लो कि तुम जिस रूम में बैठे हो, उस रूम को रूम, प्रॉपर रूम कब बोलोगे? जब उसके सराउंडिंग में क्या है, बाउंड्री है। अगर बाउंड्री वॉल पर निकाल दे तो तुम अपना रूम बता सकते हो, बोल सकते हो कि ये तुम अपना रूम है। नहीं, बाजू वाले रूम वाले बोलेंगे नहीं ये मेरा रूम, उस वाले रूम वाले बोलेंगे ये मेरा रूम, है कि नहीं? तो वो अपना प्रॉपर ट्रू रूम हम कब बोलेंगे? जब प्रॉपर बाउंड्री होगा। तो उसी तरह ट्रू न्यूक्लियस कब बोलेंगे? जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, बाउंड्री है, दैट इज द मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। इसका पर्याप्त तो ये हमें मिला कि प्रोकैरियोटिक सेल के सराउंडिंग में बाउंड्री, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बाउंड्री नहीं रहता, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं रहता। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसका प्रॉपर बाउंड्री रहता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। और इसी यूकैरियोटिक सेल में क्या रहता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कई तरह के रहता है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब रहता है। ठीक है, लेकिन
प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ये सेल ऑर्गेनेलिस नहीं रहता, लेकिन दोनों में एक कॉमन है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये कॉमन है जो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही मिलता है, एंड दिस इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दिस इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, दिस इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। और जो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही रहता है। और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये जो राइबोसोम होता है कई तरीके का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक तरीके का, यूकैरियोटिक सेल में अलग तरीके का रहता है, वो सब हम सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोला गया। तो अगेन द within the ribosomes are not found in only in the cytoplasm but also in the true organelles like chloroplast in plants, mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. So mitochondria ना ही साइटोप्लाज्म में, उसके अलावा सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर भी रहता है, जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगा। ये सब भी हम धीरे धीरे जानेंगे। ओके, अगेन एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड द centrosome which helps in cell digestion. So animal cell division, sorry. So animal cell में और एक सेल ऑर्गेनिज रहता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रोजोम। हाँ, जिसका नाम है सेंट्रोजोम। ओके, जिसका नाम क्या है, सेंट्रोजोम। और जो क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। वो जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब हमें पता चलेगा। ठीक है, अगेन सेल का हमने साइज और शेप और एक्टिविटी अलग अलग तरीके का होता है, उसके बारे में बोला गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है अलग अलग तरीके का सेल। ये हर एक एक सेल है बच्चों, ये हर एक एक सेल है, लेकिन इसका शेप स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो मतलब दैट मीन्स द सेल्स हैव द डाइवर्सिटी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। सेल में डाइवर्सिटी हमें मिलेगा, ऐसा नहीं कि सेल की एक ही तरीके का होता है, अलग अलग शेप साइज में अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, सेल ऑर्गेनेली तो कॉमन है, कुछ रहता है। ठीक है, तो अगर देखें द फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 म्यूएम इन लेंथ। जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा को जिसको स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है, और जिसका लेंथ जो होता है इट इज द 0.3 म्यूएन माइक्रोमीटर। अगेन द व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूएम। बैक्टीरिया जो होता है वो 3 to 5 म्यूएम का लेंथ का होगा। तो समझिए बैक्टीरिया जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, इतना छोटा होता है, उससे भी कई गुना छोटा है ये माइकोप्लाज्मा, जो बहुत सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। सेल का अलग अलग शेप बोला गया। द रेड ब्लड सेल, हमारे जो आरबीसी सेल होता है, रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में जो रहता है, उसका सेल का शेप कुछ इस तरीके का होता है, बाइकॉनकेव बोला जाता है। देन अगेन व्हाइट ब्लड सेल एमीबॉइड शेप का होता है, अलग अलग शेप का होता है एमीबॉइड शेप का व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज डब्ल्यूबीसी सेल। अगेन द कॉलमनार एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल हमारे स्किन में, हाँ, एक्सटर्नल टिश्यूज में कवरिंग में वहां पे ज्यादातर रहता है, दैट इज द कॉलम एपिथेलियल सेल। वहां पे कॉलमनर ऐसे लंबा लंबा टाइप का ऐसे सेल हमें मिलता है। अगेन द हमारे बॉडी में सबसे लंबा वाला अगर सेल, हमारे बॉडी में लंबा लंबा सेल जो है, दैट इज द नर्व सेल, जो ब्रांचिंग होता है, लॉन्ग होता है। देन अगेन ट्रैकिड, एलोंगेटेड, ऐसा एलोंगेटेड सेल होता है ट्रैकिड, जो हमें प्लांट्स में हमें मिलेंगे। देन मेसोफिल सेल, जो कि अगेन प्लांट सेल में हमें मिलेंगे, प्लांट में मिलेंगे मेसोफिल सेल, जो राउंड या ओवल शेप का होता है। ठीक है, तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का सेल हमें दिखने को मिलता है। ठीक है, तो अगेन देखें द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्टिस। बच्चों ये जो सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या ये सब याद रखना कि बैक्टीरिया का लेंथ कितना है, 3 to 5 म्यूएम। देन लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है, दैट इज द एग ऑफ ऑस्टिस। एक अंडा जो है ऑस्टिस बर्ड का, एक क्या है, एक सेल है जो सिंगल लार्जेस्ट सेल है। अगेन एवं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल, हमारे रेड ब्लड सेल का डायमीटर कितना है, 7 म्यूएम। ये आरबीसी का 7 म्यूएम होता है डायमीटर, याद रखना है ये हमें। अगेन द नर्व सेल्स सम लॉन्ग आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। Okay, so again they may be this shape, polygonal, columnar, cuboid, thread like और even irregular shape का भी हो सकता है। That is the variety और diversity in the cell. Okay, तो बच्चों यहाँ तक हमने जो सीखा, यहाँ तक हमने
जो सीखा सेल क्या है। हाँ, इस वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज द सेल, सेल क्या है उसके बारे में जाना। ठीक है, सेल किसने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले। ठीक है, हमने जाना सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी क्या था, और सेल जो डिवाइड होता हो सकता है दैट इज ओमनी सेलुला ए सेलुली, जिसको रुडोल्फ वर्शो ने दिया था। अगेन हमने सेल के बारे में द वैरायटीज इन सेल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अगेन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, देन उसके अंदर बहुत सारे सेल के एक्टिविटीज होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस क्या है। ठीक है, वैरायटी इन सेल, सेल का अलग अलग शेप होता है, सेल का साइज अलग अलग होता है, इन सब के बारे में जाना। ठीक है, तो बच्चों इस तरह अगर तुम लोग अपने एनसीईआरटी बुक इस बुक से पढ़ोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हें क्या होगा, कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या बोर्ड एग्जाम दो, आसानी से कर पाओगे। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितने भी दिन बायोलॉजी पढ़ोगे, सेल तो हमेशा ही पढ़ना है, सेल के अलावा बायोलॉजी है ही नहीं, सेल ही इज द जान है कि नहीं, सेल ही क्या है, जान है। इसीलिए सेल के बारे में हमेशा पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आगे का वीडियो जो होगा हमारा, आगे के वीडियो में हम द वेराइटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने बोला था, उसी सेल को अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो टिल देन अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में तुम लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो में कोई अगर डाउट है, कुछ कमेंट्स करना है जो कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए और हमें मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। कैसे? लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहें।